सियासी तौर पर भारत के तीसरे बड़े महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे भाजपा की बाछें खिली हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक के बाद एक संकट में है। शारदा चिट फंड घोटाले और भ्रष्टाचार का विपक्ष और मीडिया ने जो हल्ला किया हुआ है उसके आगे ममता बनर्जी लाचार है। सूझ नहीं पड़ रहा है कि वे कैसे इमेज को दुरुस्त करें। दूसरा संकट राजकाज का है। ममता बनर्जी की सरकार चुस्त प्रशासन और विकास की कसौटी में छाप नहीं छोड़ पा रही है। इन दोनों संकटों के चलते भाजपा तेजी से प्रदेश में फैल रही है। हाल में जो उपचुनाव नतीजे आए उनमें वह नंबर 2 पर या कि मुख्य विपक्ष के नाते उभरी। इससे ममता सरकार के खिलाफ भाजपा की आक्रामकता बढ़ी है। तृणमूल कांग्रेस में घबराहट का भाजपा लाभ उठा रही है। संभव है कि तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़े। ममता बनर्जी की पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बनवाने वाले और नंबर 2 की हैसियत में रहे मुकुल राय की भाजपा नेताओं से बातचीत का बहुत बड़ा मतलब है। ममता बनर्जी ने उन्हें महासचिव सहित सभी पदों से हटा दिया है। पार्टी में मुकुल राय के समर्थकों की संख्या कम नहीं है। यदि भाजपा ने साथ लेने का भरोसा दिया तो वे नई पार्टी बना सकते हैं या ऐन वक्त भाजपा में शामिल होंगे। इस राजनीति के चलते ही यह अफवाह चली है कि ममता बनर्जी समय से पहले विधानसभा चुनाव की सोच सकती है। जाहिर है ममता बनाम भाजपा के टकराव की स्थितियां गंभीर है। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल चुनावी हवा बनाने का आदर्श राज्य बना है। तृणमूल कांग्रेस सरकार की रीति नीति से जहां जनता में असंतोष बन रहा है, वहीं मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण से प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थितियां बन रही है। तभी भाजपा लीडरशिप पश्चिम बंगाल पर बहुत ध्यान दे रही है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, पश्चिम बंगाल में जो कुछ राजनीति हो रही है उससे क्या ये लगता नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस सचमुच में टूट की कगार पर है और मुकुल राय को जिस तरह हटाया है उससे या तो नई पार्टी या बीजेपी की तरफ नेताओं का भागना संभव है? संभावना है, क्योंकि देखिए मुकुल राय और तृणमूल कांग्रेस में मुकुल राय बहुत पावरफुल थे और इतने दिनों से तृणमूल कांग्रेस के नेता होने के कारण जो एमएलए है उसमें मुकुल राय का इन्फ्लुएंस है। कितने एमएलए में इन्फ्लुएंस होगा? हाँ, लेकिन सवाल है कितने। ये जो आपने सवाल कर दिया ना, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स ऐसे होती है, जैसे हम लोग मांझी के जो उदाहरण दे सकते हैं, कोई नहीं गया साथ, कोई नहीं गए। तो इसीलिए मुकुल राय, ये खासकर ये जो क्षेत्रीय दल है, इसमें जो नेता होते हैं वो 1 या 2 या 3 एमएलए जा सकते हैं और जो एमएलए जा सकते हैं, ममता बनर्जी ऐसे 3 लोगों को ऑलरेडी एमएलए को सस्पेंड कर दिए। तो इसीलिए ममता भी मतलब जानते हैं नहीं, लेकिन और तृणमूल के अंदर कुछ वो भगदड़ नहीं मची हुई है कि कई 8-10 लोग विद्रोह कर दें एकदम? मैं आपको कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों के मन में ये लग रहा है कि 3 साल में जो करना था नहीं किया है और उसमें पब्लिक माइंड में उनके खिलाफ एक माइंडसेट बन गया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 इशू अलग है। संगठन में अभी भी ममता बनर्जी का जो पकड़ है वो मुकुल राय का नहीं है। वो नहीं है मुकुल राय। तो उस नाते बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि बीजेपी के नेता मिल रहे हैं, क्या है अंदर की हकीकत क्या है? मुझे लगता है कि चुनाव जो है विधानसभा का, वो असेंबली है 2016 में। 2016 में मई महीने में है और अमित शाह जी का जो स्ट्रैटेजी है कि वीक करना है तृणमूल को। तो अगर मांझी बीजेपी में आए या ना आए, मांझी नीतीश कुमार को मतलब जेडीयू का क्राइसिस कर सकते हैं, दिक्कत में डाल सकते हैं, जैसे बीजेडी में भी बहुत हल मचा रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस में मुकुल राय अगर ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी एक स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया, अंदर रहकर अगर विद्रोह करे तो वो ज्यादा बीजेपी के लिए फायदा है। और वो बीजेपी चाहते हैं कि मुकुल राय अभी रहे। मुकुल राय को बीजेपी इस वक्त, इस समय पार्टी में लेना नहीं चाहती। लेकिन ये कहा जाता है कि अरुण जेटली से उनकी बातचीत हुई है, क्या है डिटेल उसमें? अरुण जेटली से बातचीत हुई है क्योंकि मुकुल राय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते थे। मुकुल राय
अमित शाह जी के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन अमित शाह जी ने बोले हैं कि सिद्धार्थ नारायण सिंह प्रभारी है पश्चिम बंगाल का, उनसे पहले बात करो। तो सिद्धार्थ नारायण सिंह से बात हुई है, लेकिन सिद्धार्थ नारायण सिंह का कहना है, मुकुल रॉय को भी कह दिया है कि आप ममता बनर्जी के खिलाफ है, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलो, रेल बजट को सपोर्ट करो, जनरल बजट, आम बजट का मुकुल रॉय ने सपोर्ट किया भी है, तो ये सब करो। लेकिन जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें क्या चार्जशीट होगा, अगर मान लीजिए अप्रैल में चुनाव है कलकत्ता कॉर्पोरेशन का, उसके पहले अगर सीबीआई का चार्जशीट आ जाए और मुकुल उसमें मतलब कोई दोषी नहीं है, ये अगर साबित हो जाता है, तो भी वो बीजेपी में आने का संभावना रहता है। लेकिन अगर चार्जशीट हो सकता है ऐसे लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जहां सिद्धार्थ ने बोला है कि भाग मुकुल भाग, ये भी रैली में बोल चुके हैं, तो इसके बाद भ्रष्टाचार का जो बीजेपी का मुद्दा है वो कमजोर पड़ेगा, इसलिए अभी नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए प्रिंसिपल जो है, टैक्टिक्स और प्रिंसिपल अलग है। देखिए, टैक्टिकल कारण से आप मुकुल को ले सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के कारण नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि अगर वो ना आए तो भी टैक्टिकली बीजेपी को ज्यादा सूट करता है कि वो तृणमूल में रह के ममता के खिलाफ जमकर बोले। इस सब के बीच में ममता बनर्जी की खुद की क्या स्ट्रेटेजी लगती है? क्योंकि वो अभी नीतीश कुमार की शपथ में गई है, वो एक तरह से सब भाजपा विरोधियों को एकजुट करने की कोशिश में है क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी को हम पहले तो सोचते थे कि वो ब्रेन से पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हार्ट से करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि वो जो इतना एडवर्स सिचुएशन है, 3 साल में लोगों के जो भावना है वो कितना परिवर्तन हुआ है, अमित शाह जी का जो सफलता है, परसेंटेज ऑफ वोट कहां से कहां चला गया बीजेपी। तो अगर हम बीजेपी का ग्रोथ पश्चिम बंगाल में, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कुछ है ही नहीं, अगर वो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, तो ममता बनर्जी को पता नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि ये जो टाइम बीजेपी मुकुल रॉय के लिए ले रहे हैं, उसके पहले जिसको प्रीएम्प्टिव मूव कहा जाता है, वो जितने मुकुल रॉय का एमएलए है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। मुकुल रॉय को वर्किंग कमेटी के मीटिंग बुला के उसको राज्यसभा का लीडर डेरेक को बना दिया, डेरेक ओब्रायन को बना दिया। उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट था उसको मतलब मुकुल रॉय को हटा के सुब्रत बक्सी करके और कोई लोकसभा मेंबर है तृणमूल का, उनको बना दिया। वो संसदीय दल के नेता के बहुत पार्टी लीडर भी चेंज कर दिया मुकुल रॉय। लेकिन बुनियादी तौर पर, जमीनी तौर पर क्या ये संभव है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी तालमेल या कुछ संकेत देने लगी? क्या लग रहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए ममता आ रहे हैं बहुत जल्दी, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए इशू क्या है? बंगाल। और ममता बनर्जी असेंबली में लेफ्ट को अपील कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ आइए, बीजेपी के पास, मतलब प्रधानमंत्री जी के पास, पश्चिम बंगाल को लेके हम लोग साथ साथ चले। और कांग्रेस और सीपीएम बंगाल के मुद्दे में अगर ममता बनर्जी के लीडरशिप पे यहाँ आए, वो अगर ना भी आए, ममता एक संदेश दे रहे हैं असेंबली में लेफ्ट को। लेकिन कांग्रेस के एक सेक्शन है जो ममता के खिलाफ लेफ्ट के साथ अलायंस करना चाहते हैं, और सोनिया जी को चिट्ठी भी दिया है, मिले भी है। तो मतलब ये कि एक तरफ कोशिश ये है कि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस बनाने की कोशिश है, और ममता दोनों के साथ कोशिश करने की कोशिश में है। और सोनिया जी के ऊपर निर्भर करेगा कि मतलब राहुल जी के ऊपर। और लेफ्ट के नेताओं का क्या रुख लग रहा है? लेफ्ट जो है वो ममता के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के भी खिलाफ है। वो कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं। नहीं, आज की तारीख में लेफ्ट के लिए बड़ा दुश्मन कौन है, ममता है या बीजेपी? बीजेपी के साथ वो अलायंस नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। लेकिन ममता के साथ कर सकते हैं। ममता के साथ भी वो अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेफ्ट के वोट जो है, मतलब 2000 गिर गया, तो इसीलिए लेफ्ट का कहना है किसी के साथ मत जाओ, अपना पहले तो वोट बढ़ाओ, अपना वोट बैंक को ठीक करो। लेकिन कुल मिला के आप मानते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में बहुत भारी तृणमूल में होगा, या बहुत भारी होगा? और हो सकता है कलकत्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव अप्रैल में है, और 100 के लगभग म्युनिसिपल चुनाव है। अगर उसमें ममता बनर्जी को रिजल्ट जैसे बाई इलेक्शन में अच्छा हो गया, अगर मनमाफिक हो जाए, तो हो सकता है कि नवंबर में असेंबली में चुनाव के लिए वो जा भी जाए। क्योंकि 6 महीने पहले आप कर सकते जी जैन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।